सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीमा बजाज, पीजीटी हिंदी, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में कार्यरत। मैं आज आपके सामने, जैसा कि आपको पता है कि पिछले सेशन में हमने पेपर पैटर्न पर चर्चा की थी कि आपका परीक्षा का प्रारूप कैसा आएगा, प्रश्न पत्र कैसा आएगा, और जो कल की क्लास हुई थी आपकी, उसमें आशा मैम ने सैंपल पेपर करवाया था, आपको 2 सैंपल पेपर करवाए गए थे। उससे आगे के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके पेपर की क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिसके बेस पर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड, कक्षा 10वीं हिंदी। जैसे कि आपको पता है आपकी कक्षा 10वीं है और आपका विषय है वो हिंदी है, ठीक है। तो जो हमारी हिंदी की पुस्तक है इसे हमने 3 भागों में विभाजित कर लिया। पहला पार्ट है हमारा गद्यांश। मैंने इसके लिए साथ में सैंपल पेपर भी लिया है ताकि मैं आपको सीरीज वाइज ये बताती चलूं कि मैंने इस टाइप से इसको विभाजित क्यों किया है। पहला पार्ट है हमारा गद्यांश का। दूसरा पार्ट है हमारा पाठ्य पुस्तकें, जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उन पुस्तकों के बारे में बताया मैंने। और हमारा तीसरा पार्ट है व्याकरण का। तो हम अपने पहले भाग पे आते हैं। पहला पार्ट है हमारा गद्यांश। जो 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर पैटर्न है उसमें अपठित गद्यांश भी आते हैं, लेकिन जो आपका 10वीं कक्षा का पेपर पैटर्न है उसमें सिर्फ पठित गद्यांश आता है। पठित गद्यांश का मतलब कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपका गद्य खंड है उसमें से किसी भी पाठ में से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको उस पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, ठीक है। इसमें एमसीक्यू नहीं आएंगे, इनके प्रश्नों के उत्तर को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2-3 गद्यांश सैंपल पेपर से प्रतिदिन अभ्यास करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी आपका पैराग्राफ आएगा उसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है। जैसे ही आपके सामने पेपर आता है तो आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो उस पढ़ने के समय को आपको वेस्ट नहीं करना है, बेकार नहीं करना है। उस समय को आपको किस में लगाना है? गद्यांश को पढ़ने में। आपको यह नहीं देखना कि गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं पहले मैं उन प्रश्नों को पढ़ूं बाद में उत्तर ढूंढूं। आपको ये करना है कि पहले आप उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। उस पैराग्राफ का जब आपके माइंड में ये आ जाएगा ना कि इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक सैंपल पेपर में से प्रारूप दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपका ये गद्यांश आएगा। चलिए देखते हैं हम अपनी स्लाइड में। जैसे आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं, जैसे ये पैराग्राफ है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना। जो मैंने आपको पहला हमारी हिंदी पुस्तक हिंदी के पाठ्यक्रम में जो पहला पार्ट हमने लिया था गद्यांश, कि गद्यांश को पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके लिए मैंने एक महत्वपूर्ण गद्यांश लिया है जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु किसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से पैराग्राफ आएगा। और जो ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। ये 2 प्रश्न तो आपका कोई भी पैराग्राफ आ जाए किसी भी पाठ में से, ये 2 प्रश्न तो आपके, इनका 1-1 नंबर तो पक्का है आपका। इसका मतलब क्या है कि आपको सभी पाठों के नाम याद होने चाहिए और उनके लेखकों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये पैराग्राफ पढ़ा और आप इसमें से इनके उत्तर छाटेंगे। जब आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस लेसन का नाम क्या है, किस पाठ से लिया गया है, किसके बारे में बताया गया है। इसमें बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है। तो इस लेसन का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत, ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की प्रकाष्ठा कब देखी गई? इसमें हमने क्या देखा था, फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर छिपा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा।
कब देखा गया उनकी संगीत साधना की प्रकाष्ठा? जब उनका इकलौता बेटा मारा गया। तो मैं आपको इसके आंसर बताने के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि इनके आंसर इस पैराग्राफ में ही छिपे हैं, कहीं बाहर से नहीं लेने आपको इनके आंसर। अगर इस पैरे को आप 3-4 बार आराम से पढ़ोगे तो ये कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये सिर्फ मेरा बताने का तरीका था आपको कि आपके पास कोई भी पैराग्राफ आ जाए किसी लेसन में से तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए एक तरीका और है कि आप इस गद्यांश को कैसे करेंगे। पिछले 2-3 सालों में जो भी सैंपल पेपर्स आ रहे हैं आपके पास, जो भी बोर्ड परीक्षा में पिछले साल हुई, उससे पिछले साल हुई, तो 3-4 सालों के आप प्रश्न पत्र को उठा लीजिए और उसमें जो भी पैराग्राफ आए हैं, ये जो मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये पैराग्राफ काफी बार बोर्ड की परीक्षा में पिछली कक्षाओं, पिछले बार पेपर में भी पूछा गया है, उससे पिछली बार भी पूछा गया है, तो हर वर्ष ये पैराग्राफ काफी बार आ जाता है। तो इसलिए ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस पैराग्राफ को तो और अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद और इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 5 अंक। तो अगर आप इस 5 अंक के लिए इस गद्यांश की तैयारी कर लेते हैं तो 5 अंक तो आपके कहीं नहीं गए, ये 5 अंक तो आपके पक्के हैं कि ये 5 में से 5 अंक तो आपके आएंगे ही आएंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारी पाठ्य पुस्तकें। जैसा कि आपको भी पता है कि आपकी कितनी पुस्तकें हैं। पहली है हमारी क्षितिज, दूसरी है हमारी कृतिका और तीसरी है हमारी नैतिक शिक्षा, जो पिछले साल ही हमारे पाठ्यक्रम में ऐड की गई है। जो क्षितिज पुस्तक है उसके भी 2 पार्ट है। क्षितिज पुस्तक को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा गद्य खंड और दूसरा है हमारा पद्य खंड। अब इन दोनों में क्या अंतर है? गद्य खंड क्या होता है और पद्य खंड क्या होता है? गद्य खंड होता है जिसमें आपके पाठ दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले गद्यांश के माध्यम से बताया कि पाठों में से पैराग्राफ दिए जाएंगे तो उसको बोलते हैं गद्य खंड, जो आपके पाठ होते हैं। और जो पद्य खंड होता है उसमें कविताएं होती हैं, जैसे आपके पाठ्यक्रम में कविताएं हैं, सूरदास के पद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, आत्मकथ्य कविता है, तो ये आपका सारा पद्य खंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कृतिका, जो आपकी पूरक पुस्तिका है। ठीक है, इसमें भी आपके पाठ्यक्रम में 3 पाठ दिए गए हैं और उसमें से आपके प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। और तीसरी है हमारी नैतिक शिक्षा पुस्तक। तो मेरा इन पाठ्य पुस्तकों को बताने का ये मतलब है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके इन पुस्तकों की। इन सब का मूल ये है कि इसके लिए आपको पाठ के सार को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपको किसी लेसन की स्टोरी सुना दूं, तो आप उस स्टोरी को अगर मैं बताने के बाद अच्छे से उसको सुनते हैं और मैं आपको उसके प्रश्न पूछूं तो आप उसके आंसर इजिली दे पाएंगे। तो इन पुस्तकों का मतलब ये है कि आप इन पुस्तकों को ध्यान से पढ़ें, चाहे वो पाठ हो, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो कृतिका पुस्तक है, चाहे वो नैतिक शिक्षा है। बार बार अगर आप उन पाठों को पढ़कर जाएंगे, और अभी मैं आपको यही बताऊंगी, जैसे आपका पेपर नजदीक आने ही वाला है तो आप हर लेसन को, हर पॉइंट को सिर्फ उसकी समरी पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लेसन्स को ध्यान से पढ़ लिया तो सारे जो MCQ हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनके आंसर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। और जो अभ्यास के प्रश्न आएंगे या अन्य प्रश्न जो भी आते हैं उन्हें भी आप आसानी से लिख पाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी गाइड की जरूरत नहीं है, किसी भी और हेल्प बुक की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पाठ के सार को अच्छे से पढ़ना है। तो हमारी मेन स्ट्रेटेजी क्या है? पुस्तकों को पढ़ने की, पुस्तकों की तैयारी की, आपको पाठ के सार को पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है? जैसे मैंने आपको गद्यांश के लिए बताया कि आपने पिछले प्रश्न पत्रों को उठाना है। अभी आपके पास जो पेपर की तैयारी का टाइम है उसमें आपने यही करना है, पिछले प्रश्न पत्र को उठाना है और इन पाठों में से जो जो क्वेश्चन आए हैं आपने उनकी तैयारी करनी है अच्छे से, और उन्हीं में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने सार पढ़ लिया, कुछ रहा ही नहीं बाकी कि आपने कहीं और से तैयारी करनी है, आप इजिली उनके आंसर्स लिख सकते हैं। तो मैंने आपको आज अलग तरीके से एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप 80 में से 80 मार्क्स भी ले सकते हैं कि अगर आप कोशिश करें। ठीक है, कुछ भी मतलब करना या अच्छे नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपकी उसको करने में लगन होनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है व्याकरण। व्याकरण की क्लास पिछले सेशन में भी हो चुकी है। अनीता मैम ने भी आपको व्याकरण में जो जो विषय आने हैं उनके बारे में अच्छे से समझाया। आशा मैम ने भी आपको समझाया।
उनको ना लेते हुए मैंने यहाँ पर निबंध और पत्रों को लिया। हालांकि वो बता भी चुकी हैं इसके बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी इसके बारे में। जो आपका निबंध है व्याकरण में, उसके लिए 5 अंक दिए गए। मैं आपको इसका भी बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है ताकि आप आसानी से निबंध को लिख सकें। और इसके बाद आए हमारे पत्र, ये भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं इसके लिए। इसके लिए आपको इनके प्रारूप को समझना जरूरी है कि इनका प्रारूप कैसा होगा, तभी आप आसानी से इसे लिख पाएंगे। पत्र के बारे में भी पिछले सेशन में आपको अच्छी तरह से बताया गया। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड ली है जीवन परिचय। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए। अब मैं आपको जीवन परिचय बताती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि सिर्फ मैं आपको 3 या 4 ही बताऊंगी, जिसे करने के बाद आप आसानी से, और ये आपके पेपर में जरूर आएंगे, 4 कोड आते हैं आपके, लेकिन चारों कोडों में से किसी ना किसी कोड में आए जरूर मिलेंगे। मैं आपको उनके नाम भी लिख देती हूँ यहाँ पर, और करने का तरीका क्या है वो भी बताते हैं। तो हमारा फर्स्ट है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है जो यशपाल, यशपाल जी का जीवन परिचय। उसके बाद मनु भंडारी, और तीसरा है हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी। सिर्फ ये 3 जीवन परिचय अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो ये 5 अंक आपके पक्के हैं। लेकिन इनको लिखना कैसे है वो तरीका भी आपको आना चाहिए। मैंने सिर्फ ये पॉइंट्स लिए। अगर आप इसी पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपके 5 में से 5 नंबर जरूर आएंगे, क्योंकि हमारी भी मार्किंग में ड्यूटी आती है, हम लोग पेपर चेक करते हैं। जो बच्चा इस तरीके से लिखता है उसका एक भी नंबर काटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, जन्म। जैसे मैंने उदाहरण के लिए ले लिया मनु भंडारी जी का जीवन परिचय, ठीक है। तो मनु भंडारी जी का जन्म कहाँ पर कब हुआ, 3 अप्रैल 1931। इसके बाद हम लेते हैं जन्म स्थान, कहां पर हुआ, भानपुरा, मध्य प्रदेश। आपने जन्म याद कर लिया, जन्म कब हुआ। दूसरा पॉइंट क्या याद करना है, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान क्या था, कहां पर हुआ इनका जन्म। तीसरा है माता पिता का क्या नाम है। ये भी मतलब आप ऑप्शनल में ले सकते हैं, अगर आपको ये याद नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शिक्षा, पुरस्कार, थोड़ा बहुत ये याद कर लो आप कि इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले हैं। लेकिन ये पॉइंट मस्ट है कि जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, और मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु हुई 15 नवंबर 2021 में। इसके बाद इनकी रचनाएं हैं। अब रचनाएं में इन्होंने कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे। तो हमें जो जो इनके याद आते हैं उन्हें हम इकट्ठा लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 4-5 रचनाएं भी लिख देंगे तो वो भी काफी है। जैसे इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, महाभोज, एक इंच मुस्कान, ये इनके उपन्यास हैं। एक इंच मुस्कान और आपका बंटी। इन रचनाओं में भी जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो है ये आपका बंटी, इनका प्रसिद्ध उपन्यास। और इसकी खास विशेषता क्या है, इस उपन्यास में ये बताया गया है कि तलाकशुदा दंपतियों का उनके बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि पति पत्नी है, वो लोग अलग रहते हैं, उनका तलाक हो गया, लेकिन उस तलाक का प्रभाव उनके बच्चों पर क्या पड़ता है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है, उसका वर्णन इस उपन्यास में मनु भंडारी जी ने किया है। मनु भंडारी जी के जो पति थे राजेंद्र यादव,
वो भी एक लेखक थे, तो उनके साथ मिलकर भी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं का क्या मतलब है? साहित्य किससे बनता है? कहानियों से, नाटकों से, निबंधों से, उपन्यास से, ये सारा मिलकर साहित्य बनाते हैं। तो मनु भंडारी ने जो भी रचनाएं लिखी, चाहे वो निबंध लिखे, नाटक लिखे, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, उनका मूल विषय क्या है, उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया है, तो उसके बारे में हमें साहित्यिक विशेषताएं में लिखना है। जैसे एक दो पॉइंट्स जो मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे इन्होंने हर वर्ग के लोगों को अपने जीवन में स्थान दिया, हर वर्ग के लोगों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। ये तो इनकी रचनाओं की मुख्य विशेषता है। आम आदमी की पीड़ा का वर्णन किया। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा भाषा शैली, कि इन्होंने अपने साहित्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अंग्रेजी, देशज और उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। अगर आपने इन्हीं पॉइंट्स को याद कर लिया, एक का तो मैंने आज आपको बता दिया, मनु भंडारी जी का बता दिया, इसके अलावा अगर आप ये दोनों यशपाल जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी का भी तैयार कर लेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपके पेपर में इन तीनों में से कोई भी ना आए। एक लेखक परिचय जरूर आएगा इन तीनों में से। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है निबंध लेखन प्रारूप। ठीक है, लेकिन इस प्रारूप को समझने से पहले मैं आपको एक चीज, एक स्लाइड और दिखाना चाहती हूँ, जो हमने पिछले पेपर्स के आधार पर बनाई है, कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन इंपॉर्टेंट निबंधों को हमने लिया है, जो ये है कंप्यूटर, पर्यावरण प्रदूषण, मेरे जीवन का लक्ष्य, महंगाई की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समय का सदुपयोग, आतंकवाद, राष्ट्रभाषा हिंदी, गणतंत्र दिवस, शिक्षा में खेलों का महत्व और आदर्श विद्यार्थी। ये हमने 12 उपविषय लिए हैं, जिनको तैयार करने के बाद आपके चारों कोड में से किसी ना किसी कोड में ये निबंध जरूर आएंगे। और इसके लिए भी अलग अलग इसके पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। पहला है भूमिका, दूसरा है विषय विस्तार और तीसरा है निष्कर्ष। और इन तीनों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। भूमिका के लिए 1 अंक, विषय विस्तार के लिए 3 अंक और निष्कर्ष के लिए 1 अंक। अब इसी को आधार बनाकर मैंने एक प्रारूप लिया है। अब हम चलते हैं अपनी पिछली स्लाइड। मैंने जैसे पीछे भी हमने पढ़ा भूमिका, जैसे मैंने एक टॉपिक लिया, जो मैंने आपको महत्वपूर्ण निबंध बताए, उसमें एक टॉपिक था हमारा विज्ञान वरदान या अभिशाप। जैसे हमने उसी को ले लिया, तो पहले हम क्या बताएंगे, उसकी भूमिका के बारे में बताएंगे कि विज्ञान क्या होती है, विज्ञान ने हमें क्या क्या आविष्कार दिए हैं, विज्ञान से हमें क्या क्या, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है आज तक, क्या क्या आविष्कार हुए हैं विज्ञान से, वो हम भूमिका में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे विषय वस्तु। विषय वस्तु में हम ये बताएंगे कि विज्ञान ने हमें क्या उपलब्धियां प्रदान की हैं, जैसे बिजली का आविष्कार, या बिजली की सुविधा लिख सकते हो आप, यातायात के साधनों की सुविधा,
मनोरंजन के साधनों की सुविधा ठीक है। विषय वस्तु में आपने ये सारी बातें बतानी है कि विज्ञान ने हमें क्या क्या आविष्कार दिया, लेकिन हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना, गलत प्रयोग नहीं करना। उसके बाद लास्ट आता है हमारा उपसंहार, इसके लिए 1 अंक है। तो इसमें हमें लास्ट में ये बताते हुए खत्म कर देना है कि विज्ञान अगर हमारे लिए लाभदायक है तो वो हमारे लिए हानिकारक भी है, क्योंकि अगर किसी वस्तु का सही उपयोग किया जाए तो वो हमारे लिए लाभकारी होता है, लेकिन अगर किसी वस्तु का गलत उपयोग करें तो वही वस्तु हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। इसके बाद हम आते हैं, अगर आप इस तरह से निबंध लेखन प्रारूप करेंगे तो आपको 5 अंक लेने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। इसके बाद निबंध पर हम चर्चा की थी। इसके बाद हम लेते हैं महत्वपूर्ण पत्र, प्रार्थना पत्र, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए। ये पत्र हैं अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पूर्ण शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र, विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु या शौचालय की व्यवस्था हेतु पत्र, पुस्तकालय में पुस्तकों की उचित व्यवस्था हेतु या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा हेतु पत्र, विज्ञान की प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने हेतु या जुर्माना माफी हेतु पत्र, खेल की मैदान की व्यवस्था ठीक करवाने हेतु या बीमार होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, और चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु। अब ये सारे प्रार्थना पत्र हैं, तो ये कौन से हो गए पत्र? जो हमारे पत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ये हमारे कौन से हो गए? औपचारिक पत्र। और इसके बाद जो दिए गए हैं, समय का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र, अपने बड़े भाई के विवाह में मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र, नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए अपने भाई को पत्र, योग का महत्व बताते हुए पत्र, परोपकार का महत्व बताते हुए पत्र, मोबाइल फोन के अधिक प्रयोग से बचने का सुझाव देते हुए, खेलों का महत्व बताते हुए, और 10वीं कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र। ये सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पत्र हैं, और ये सारे अनौपचारिक पत्र। और जो हमने महत्वपूर्ण निबंधों की या महत्वपूर्ण पत्रों की स्लाइड बनाई है, ये आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ताकि आप इन्हीं को ही नोट करके अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। कल के सेशन में ये पूछा गया था, बच्चों ने ये पूछा था कि मैम आपने सैंपल पेपर करवाए हैं, लेकिन हमें महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से मिलेगा? तो मैम ने आपको बताया भी था कि अगले सेशन में आपको हर लेसन में से, हर पोएम में से महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो हमने अपने अनुभव के आधार पर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं, जो हर पोएम में से मैंने अलग अलग लिए हैं, ताकि आप अगर इन्हीं प्रश्नों को ही तैयार कर लेंगे तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पेपर नजदीक है, तो आप अगर इन्हीं को ही पढ़ लेंगे, इन्हीं को ही याद कर लेंगे, तो आपको अन्य कोई भी प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट है हमारा सूरदास के पद कविता, तो इसमें से मैंने जो ये क्वेश्चन लिए हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत बार पिछले प्रश्न पत्रों में आ चुका है, तो इसको तो आप छोड़िएगा ही मत। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जिन क्वेश्चंस के आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, वो क्वेश्चंस तो आपको छोड़ना ही नहीं है। वो क्वेश्चंस को तो अच्छे से आपने तैयार करना ही करना है, चाहे उसको आपको बार बार लिख कर भी देखना पड़े, ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी वर्तनी की गलती आपकी ना हो। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बताया था कि जब भी आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, क्षितिज गद्य खंड पद्य खंड, तो आपको उस पोएम का, उस लेसन का सार पढ़ना है, ताकि आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सके। उदाहरण के लिए मैं जैसे आपको सूरदास के पद पोएम की थोड़ी सी समरी बता देती हूँ, ताकि आप इनके जो मैंने क्वेश्चंस छाटे हैं,
उनके आंसर्स को इजिली लिख सको। जैसे सूरदास के पद पोएम है, इसमें सूरदास जी ने किसके बारे में बताया, आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया है और मैं फिर से आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि सूरदास के पद पोएम में भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया कि जब वो मथुरा चले गए थे तो जो वृंदावन में जो गोपियां थी वो उनके वियोग में बहुत ज्यादा दुखी थी। उन्हें ये आशा थी कि कृष्ण जी अगर मथुरा गए हैं तो वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण जी वापस नहीं आए। तो कृष्ण जी ने क्या किया, उनका एक मित्र था उद्धव, उसको गोपियों के पास भेजा और ये बोला कि जा तू अपना ज्ञान उनको देकर आ ताकि वो मेरे प्रेम को भूल जाए। लेकिन इसके पीछे भी कृष्ण जी का एक मकसद था कि जो उद्धव था उनका मित्र, उनको अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था कि मेरे जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो प्रेम है वो ज्ञान से नीचे है, ज्ञान से ऊपर नहीं है, कि अगर मैं ज्ञान दूंगा तो वो प्रेम को भूल जाएंगी, वो प्रेम में तड़पेंगी नहीं, वियोग में नहीं रहेंगी। तो कृष्ण जी का एक उद्देश्य ये भी था कि मैं इस उद्धव के घमंड को तोड़ूं। तो उन्होंने क्या किया, उद्धव को मथुरा भेज दिया और कहा कि जा उनको योग का संदेश देकर। उद्धव जी गए गोपियों के पास और उनको बोला कि तुम क्या कृष्ण के वियोग में यहाँ पर तड़प रही हो, तुम्हें तो ज्ञान योग साधना करनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन तुम तो कृष्ण के वियोग में तड़पती रहती हो, हर वक्त रोती रहती हो, तुम्हें क्या मिल रहा है करके। तो उद्धव जी को जो गोपियों ने बोला, तो उनको ये बोला उन्होंने गोपियों ने कि तुम तो कृष्ण के पास रहते हो फिर भी तुम्हारे अंदर तुम पर उसके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन हम तो उनसे दूर रहकर भी उनके प्रेम के बिना रह नहीं सकती। भले ही हम उनसे दूर रह रही हैं, लेकिन तुम तो वहां रहते हुए भी उनके प्रेम से दूर हो, कि तो तुम्हारा जो योग संदेश है ना तुम हमें दे रहे हो वो कड़वी ककड़ी के समान है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमें कड़वी ककड़ी खिला रहे हो, हम इस कड़वी ककड़ी को खाना नहीं चाहती, और तू तो भाग्यवान है कि तेरे को कृष्ण के पास रहने का सौभाग्य मिल रहा है, हमारे पास तो इतना भाग्य भी नहीं है, वो तो हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी तुझ पर उसके प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ। अब मैंने जो आपको बातें बताई वो इस क्वेश्चन में है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, क्या आंसर निकला उसका, कि वो कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से दूर हैं और हम तो उनसे दूर रहकर भी उनसे इतना प्रेम करती। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर इसी सार में छिपा है जो मैंने आपको शुरू से बताया कि जब आप इसकी समरी पढ़ोगे तो उसी में ही उसका आंसर छिपा। और उसके बाद गोपियों ने उसको क्या बोला कि हम किसके समान है, हारेल पक्षी के समान। जैसे हारेल पक्षी लकड़ी को अपनी चोंच में दबाए रहता है, वैसे ही हमने कृष्ण को अपने मन में बसाकर रखा है, हम उसे कभी भी अपने आप से दूर होने नहीं दे सकते। तो आखिरकार उद्धव का घमंड टूट गया, जो उन्हें अपने ज्ञान पर इतना घमंड था वो उनका खत्म हो गया और वो वापस मथुरा लौट गए, और उन्होंने कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा प्रेम है वो इस ज्ञान से बढ़कर है। तो इस सूरदास के पद कविता का सार मैंने आपको बता दिया है, तो मुझे लग रहा है कि ये बताने के बाद आप इनके आंसर्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने थोड़ा आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है, लेकिन अगर आप इसको पूरी पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर उसी पोएम के सार में मिल जाएगा। इसी तरह से मैंने अगली पोएम ली राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इसमें सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट सूरदास के पद में बताया ये दोनों तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी छोड़ना नहीं है। ये अगर मैंने लिए हैं तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है तभी लिए हैं, इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बार बार लिख कर देखना है, जिनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ आपको कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का क्या मतलब है, आपसी बातचीत। कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो राम और लक्ष्मण भी वहीं पर उपस्थित थे, तो राजा जनक जी की जो शर्त थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा, तो राम जी से क्या हुआ, वो धनुष टूट गया, और धनुष के टूटते ही परशुराम जी वहां पर आ गए, क्योंकि वो शिव जी के परम भक्त थे, और वो धनुष टूटने पर उनको एहसास हुआ और उनको काफी क्रोध आया, क्रोधी स्वभाव के थे कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे, राम जी तो शांत स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण जी काफी मजाक करने वाले, व्यंग्य करने वाले और थोड़े से क्रोधी स्वभाव के थे। तो जब भी परशुराम जी ये बात पूछते कि किसने तोड़ा है धनुष, तो वो बार बार उन पर व्यंग्य कसते, उल्टी बातें बोलते, लेकिन बाद में जब राम जी ने बोला ना
कि मैं ही आपका दास हूं जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो बाद में जब राम जी ने बार बार ये तर्क दिए, अपने शांत स्वभाव में बातें की, तो वो उनके स्वभाव से प्रेरित हो गए और वो इस बात को मान गए कि हाँ, इनसे गलती से ये धनुष टूटा है। तो लक्ष्मण ने बार बार धनुष के टूट जाने के लिए उनको ये बोला कि हम तो इसे, भगवान राम ने तो इसको छुआ ही था, लेकिन ये टूट गया, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। एक बात उन्होंने ये भी बोली कि हम तो बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, आप तो इस धनुष की बात कर रहे हो, ये तो मामूली सा धनुष है और ये टूट गया, भगवान राम ने तो केवल इसको छुआ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई थे। अब परशुराम जी बार बार क्रोध कर रहे थे कि मैं तो तेरे को मार दूंगा, यहीं पे मार दूंगा, तेरे को जाने नहीं दूंगा यहाँ से। तो लक्ष्मण जी ने क्या विशेषताएं बताई कि वीर योद्धा होते हैं ना, वो अपना बखान नहीं करते हैं। वीर योद्धा तो ये बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में आके वो युद्ध लड़ते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते। तो तुम भी अपनी वीरता का बार बार बखान ना करो। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की ये बातें उनको बताई। इसके बाद है हमारी आत्म कथ्य पोल। इसमें से भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम सभी प्रश्नों के सभी पोएम के सार के बारे में बात करने लग जाएंगे तो आई थिंक ये क्लास कई क्लासेस में विभाजित करनी पड़ेंगी और आपके पास अभी इतना समय नहीं है। तो मेरा ये एक दो पोएम का सार बताने का यही मतलब था कि बेटा, मैंने अगर आपको सार बताया तो उसके आंसर्स भी मैंने आपको उसी में से ही बताया है कि मैंने सार बताया बेटा, उसके आंसर इसी में छिपे हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप हर पोएम के हर लेसन के सार को अच्छे से पढ़ो और उनके क्वेश्चन जिनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उन्हें आपको बार बार लिख कर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में भी बेटा मैंने जो यह दंतुरित मुस्कान फसल, इसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इनको भी आपको अच्छे से लिख कर याद करना है, इनके सार को पढ़ना है। इसके बाद है हमारी संगतकार पोएम, इसके भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको लिख कर देखना है। नेक्स्ट है हमारा गद्य खंड। गद्य खंड का भी यही है, जैसे नेताजी का चश्मा है, आपको इस पार्ट के सार को अच्छे से पढ़ना है और उसके आंसर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं उसी सार में ही छिपे, आपको कहीं भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट है बाल गोविंद भगत। इसमें से भी मैंने जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से छाटे हैं और उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सार पढ़ के उन्हीं में से उन आंसर्स को अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट है हमारा लेसन लखनवी अंग। इसमें से भी मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे मैंने उन्हें छाटा और उन्हीं सार के बेस पर ही आपको उनके आंसर्स को लिखना है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है गद्य खंड में से ही है एक कहानी यह भी। इसमें भी जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इन्हीं को ही आप कर लोगे तो मैं आपको ये दावे से कह सकती हूँ कि इन क्वेश्चन से बाहर से कहीं भी कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आए। नेक्स्ट है हमारा नौबत खाने में इबादत है। इसमें से भी मुझे जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगे जिनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उन्हें तो आपको छोड़ना ही नहीं है, उन्हें बार बार लिख कर देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से उनके आंसर लिख सको। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति लेसन। तो ये 6 लेसन है हमारे गद्य खंड में और इनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आई थिंक ये कुल मिलाकर 15-20 क्वेश्चन होंगे गद्य खंड में से जो मैंने लिए हैं। और इन 15-20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कहीं भी रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनके सार को अच्छे से पढ़ना। आगे कृतिका और नैतिक शिक्षा जो आपकी 2 पुस्तकें रह गई है उनके बारे में अनीता मैम आपको बताएंगी। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है या इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, आप कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। अब अनीता मैम आपको आगे इन 2 पुस्तकों के बारे में बताएंगे।